लेकिन बात अब हम यहाँ पर सोने की करेंगे क्योंकि भावों में यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अगर आप प्राइसेस देखें तो ये 1 लाख के नीचे हैं और कल की अगर बात की जाए तो 3465 का हाई छूने के बाद नीचे में हमने यहाँ पर 3390 के लेवल्स बनते हुए देखे हैं, यानी कि अच्छी खासी कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ से आगे प्राइसेस कैसे जा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, जहाँ पर कल $8 का स्विंग होने के बाद आज हमने कुछ यहाँ पर तेजी बरकरार देखी है। यहाँ पर कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इन पर भी होगी चर्चा। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे गेहूं की, जहां पर इस बार बम्पर फसल की बात की जा रही है, सरकारी प्रोक्योरमेंट अच्छी है और साथ ही साथ जो प्राइवेट ट्रेड है उनकी बाइंग भी यहाँ पर स्ट्रांग बनती हुई नजर आई है। यहाँ पर क्या है डायनामिक्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने, एनवी प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि किशोर ऑलमोस्ट $65-70 का जो हमने मूव यहाँ पर बनता हुआ देखा है इंट्राडे मार्केट्स में, आप इसे कैसे देखते हैं? Good morning, Manisha. I think, see, again, global geopolitics जो है काफ़ी हद तक जो द फ्रंट लाइन स्पेस है अभी एज ऑफ नाउ, ईरान इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑलमोस्ट लाइक 5th डे क्रॉस हो चुका है एंड कहीं पे भी हमको इसमें राहत मिलने का गुंजाइश थोड़ा कम लग रहा है शॉर्ट टर्म में। एंड देन ये बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट देन कहीं ना कहीं क्रूड पे असर दिखाना शुरू करना चाहिए। एज ऑफ नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ तनाव नहीं है। एज ऑफ नाउ जो शिपमेंट्स है वो अनअफेक्टेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट आई थिंक ये कहीं भी कभी भी इसमें ये सिचुएशन बहुत ही फ्रेजाइल बोल सकते हैं। तो इसके वजह से एक्चुअली बहुत गोल्ड एंड सिल्वर में जो सेफ हेवन डिमांड है वो बरकरार है। रिस्क ऑफ सिनेरियो है, आपको इक्विटी मार्केट्स का जो सेल ऑफ दिख रहे हैं एंड जो सेफ हेवन एसेट्स में बाइंग दिख रहे हैं। सो इवन एट करंट लेवल्स इसमें मेरा कोई चेंज ऑफ व्यू नहीं है। कंटिन्यू टू बी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। गोल्ड में अगर देखेगा तो अराउंड 98,500 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें खरीदारी कर सकता है। करंट लेवल्स में भी है, थोड़ा डिप्स भी मिलता है तो भी 1 लाख के ऊपर तो आपका अगेन टारगेट्स बन सकता है। एंड सिल्वर भी आई थिंक 1,07,000 1,08,000 के आसपास का आपका टारगेट्स बन सकता है। तो दोनों में इसमें मजबूती बरकरार रहने का उम्मीद है। किशोर, आप कहेंगे सिल्वर में जिस तरह की कंसोलिडेशन है और गोल्ड में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है काफ़ी कॉन्ट्रेरी है? यस, आई थिंक यहाँ पे अगेन बिकॉज गोल्ड करेंसी जैसा बिहेव कर रहे हैं, सिल्वर कमोडिटी जैसा बिहेव कर रहे हैं। सो जहाँ पे भी आपको तो थोड़ा सिल्वर इज स्टक बिटवीन पुल एंड पुश फैक्टर्स। सो गोल्ड इसको ऊपर खींचने का कोशिश कर रहे हैं एंड जो बेस मेटल्स है और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सो सिल्वर इज मतलब वो कॉन्फिडेंटली लार्ज मनी सिल्वर में पाइल अप नहीं हो रहे हैं जो विच वॉज सपोज टू बी। अगर इन नॉर्मल सिचुएशन अगर ग्लोबल मार्केट्स टिपिकली हम व्हेन ये जो साल का शुरुआत किया था, आपको याद होगा मैंने बोला है कि आपको जुलाई अगस्त से चाइना का रिवाइवल आपको दिखने लग जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ 2025 ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए एक रिकवरी का फेज़ रहेगा। बट बिकॉज ऑफ द न्यू कॉन्फ्लिक्ट अगेन ग्लोबल मार्केट्स में एक जो रिस्क ऑफ सिनेरियो कंटिन्यू हो रहा है। बट अगर वो सिनेरियो पैन आउट हो जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा रिवाइवल दिखता है, चाइनीज़ इकोनॉमी खास करके उसका रिवाइवल का स्पीड बढ़ जाता है, तो प्रॉब्ली जुलाई अगस्त के बाद जो सिल्वर का जो मोमेंटम है वो बहुत ही फास्टर होना चाहिए। बट लार्ज मनी जो इनटेक है सिल्वर में वो साइडलाइंस में है अभी भी। फंडामेंटली दो स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, बट दैट इनफ्लो ऑफ दैट लार्ज मनी इज नॉट हैपनिंग। दैट्स वाई एक्चुअली आपको सिल्वर का अंडर परफॉर्मेंस अभी भी दिख रहा है। और सिल्वर तो गोल्ड तो जो सेफ हेवन की वजह से जब भी आपको हेडलाइन न्यूज़ मिलता है देन आपका गोल्ड में एक स्पाइक देखने के लिए मिल रहा है। सो बेसिकली दैट्स ड्रिवन बाय हेडलाइंस। ओह वेल, एब्सोल्युटली। आशीष जी, आप खरीदारी आता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। ऑफ कोर्स रुपये में डेप्रिसिएशन है तो वो कैलकुलेशन इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा डिस्टर्प्टेड है, लेकिन 3465 का हाई छूने के बाद 3385 के लेवल्स अब स्क्रीन पर, क्या ये सपोर्टिव हैं इंडियन रिटेल बाइंग के लिए? इंटरेस्टिंगली, गुड मॉर्निंग मनीषा जी एंड एवरीवन। इंटरेस्टिंगली जब ये स्पाइक हुआ था बीच में, तब लास्ट 15 दिन 20 दिन में रिटेल पे कस्टमर एकदम से रुक गया था। टोटली वॉक इन एकदम स्लो हो गया था।
शायद वो जो कंज्यूमर है ये रेट्स को थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन पिछले 10 दिनों में रिटेल में मूवमेंट अच्छा खासा आया है। धीरे धीरे कस्टमर्स आर कमिंग बैक एंड नो वन इज आस्किंग अबाउट द प्राइस। लोग ऐसा पूछ नहीं रहे इतना प्राइस हो गया उतना प्राइस हो गया। धीरे धीरे जिसको लेना है वो वापस दे हैव कम बैक, आके धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा कम ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अभी फैग एंड ऑफ द वेडिंग सीजन है, अभी ऑलमोस्ट शादियां खत्म हो गई है, फिर भी रेगुलर बाइंग वापस मार्केट में आ गया है। ओके अगर ये आप जून से यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जैन टू मई का क्या सिनारियो है और आपको लगता है सेकेंड हाफ उसकी भरपाई कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाफ उसकी भरपाई कर पाएगा। आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ही हमें थोड़ा अच्छा खासा उछाल दिखेगा, क्योंकि लास्ट मंथ भी स्लो रहा, तो ये क्वार्टर मेरे हिसाब से सबड्यूड ही जाएगा। लेकिन आगे जैसे अगस्त के बाद आई थिंक द मार्केट विल पिकअप, और जो एंड कंज्यूमर है उन्होंने धीरे धीरे 1 लाख के आसपास की प्राइसेस मेंटली एक्सेप्ट कर ली है। तो जो फेस्टिवल सीजन आने के बाद लोगों का मूड वापस बन जाता है, सो वैसे अगस्त के बाद आई थिंक रिटेल में बाइंग विल कम बैक। आशीष जी, इंटरेस्टिंग टू नो कि वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो रादर कि किस तरह की बाइंग हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। इज इट क्योंकि दो तबके के लोग हैं, एक वो जो बजट में इसे बिठाना चाहते हैं तो 14 कैरेट भी ले लेंगे, पर लेकिन जो गोल्ड लेना चाहते हैं वो अब 24 कैरेट की भी मांग कर रहे हैं। यस, एक्चुअली दोनों तरफ की मांग हमें देख रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, यस, जैसे भाव बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड परसेंटेज वाइज धीरे धीरे बढ़ता है। जो नॉर्मली रिटेल में हम लोग 5-7% देखते हैं, वो बढ़ के 10-12% तक भी जा सकता है। और ये पिछले 1 महीने में ज्वेलरी डिमांड हालांकि कम थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड कंसिस्टेंट थी, तो वो एक हमने देखा है। और इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी के किस टाइप की ज्वेलरी ले रहे हैं, तो ये बात हो रही थी कि 18 कैरेट का लोगों के रुझान है, और ज्वेलर्स भी धीरे धीरे 18 कैरेट पुश कर रहे हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी अफोर्डेबल, लोगों की पॉकेट फ्रेंडली हो जाए इसके लिए बना रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है 18 कैरेट का, दैट इज एट द वेरी वेरी अर्ली स्टेज। उसको कंज्यूमर्स को एक्सेप्ट करके मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को प्रोडक्ट रेंज बढ़ा के ये ट्रांजैक्शन होने को और उसका परसेंटेज बढ़ने को आई थिंक इट विल टेक 2-3-4 इयर्स। ये अभी नेशनल स्टेज पे है, लेकिन यस, लोगों ने मेंटली एक्सेप्ट किया कि यस 18 कैरेट भी हम लोग ले सकते हैं इफ द लुक एंड फील इज द सेम एज 22 कैरेट। और किस टाइप की ज्वेलरी ले रहे हैं, तो लाइट वेट में ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ने के बाद लोग लाइट वेट लेते ही है, लेकिन वेडिंग सीजन होने के हिसाब से हम दोनों स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं कि हैवी ज्वेलरी भी जा रही है और लाइट वेट ज्वेलरी भी जा रही है। लेकिन वेडिंग में हम लोग जो ओवरऑल समझो, एक शादी का किसी का 150 ग्राम का बजट है, किसी का 200 ग्राम का बजट है, तो वो ओवरऑल बजट प्राइस बढ़ने के हिसाब से थोड़ा डामाडोल हो जाता है। तो जो फ्रिंज में जो बाइंग होता है वो मेरे हिसाब से कम हो जाता है। समझो जमाई को कुछ देना है तो उसके बाकी के घर वालों का गिफ्टिंग थोड़ा कम हो जाता है, और मेन जो गिफ्टिंग या मेन लेन देन जो होता है, बाइंग होता है ब्राइड के लिए जो भी है, तो वो पक्का होता ही है। थोड़ा पेरिफेरल कम होके बजट रुपीस में बैठ जाता है। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। तो जब तक ब्राइड एंड ग्रूम को सही सही सब मिल रहा है, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द फैमिली कैन टेक अ बैक सीट। कॉपर की भी बात यहाँ पर करेंगे। किशोर, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक रिबाउंड हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, 1.5% की तेज़ी कॉपर में फिलहाल। सारी की सारी रिपोर्ट्स काफ़ी बुलिश हैं। एलुमी में इन्वेंट्रीज गिरावट है। आईईए का कहना है कि 2030-35 तक हम 30% का गैप देखेंगे, मिसमैच देखेंगे डिमांड सप्लाई में। आपको लगता है एक लॉन्गर टर्म प्ले के हिसाब से कॉपर एक बहुत बेहतर बेट है? यस, आई थिंक जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्ली हमारा जो एंटिसिपेशन था जुलाई से लेके जुलाई अगस्त से सेकेंड हाफ ग्लोबली डिमांड रिवाइवल होना चाहिए। इकोनॉमीज जो इकोनॉमिक रिवाइवल है, स्पेशली जो कंजम्पशन रिलेटेड रिवाइवल है, वो हम लोग देख रहे हैं एशियन मार्केट्स को लेकर। सो आई थिंक चाइना का जो नंबर्स है, कंजम्पशन नंबर्स में खास करके, वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आना चाहिए। सो आई थिंक फंडामेंटली मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। थोड़ा बहुत अगेन न्यूज़ ड्रिवन करेक्शंस आता है तो वहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आज इंट्राडे के लिए किसी को इसमें खरीदना है तो 875 इज़ अ गुड लेवल टू बाय। 870 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 885 का आपका शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो सकता है। बट अगेन
मीडियम टू लॉन्ग टर्म इस 912 टू 920 के आसपास आपको अपसाइड रख सकते हैं, अगर 2-3 महीने का आपका अगर पर्सपेक्टिव है तो। ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर कॉपर में आती हुई, जैसे कहा गया 900 के ऊपर के लेवल्स जो हमने पहले इस साल के शुरुआत में देखे थे वो शायद वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। आशीष जी, किशोर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे गेहूं की। वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार। और गेहूं के लिहाज से पिछले 2 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, और इस बार तो जिस तरह की प्रोक्योरमेंट हुई है वो भी नंबर्स तो ज़्यादा हैं ही, लेकिन आप पहले भी हमें बता रहे थे कि पंजाब एंड हरियाणा जहां से ज़्यादा खरीदी जाती थी, इस बार हमने एमपी और राजस्थान को काफ़ी सारी इनरोड्स बनाते हुए यहाँ पर देखा है। ये डिफरेंस कैसे देखते हैं टू बिगिन विद, और आपको लगता है आने वाले समय में और गेहूँ इन प्रदेशों से निकलेगी? देखिए, पहले जो है 70% पंजाब और हरियाणा से ही आता था, जो नेशनल किट में आता था प्रिक्योरमेंट। इस साल जो है 2-3 चीजें नजर आई हैं। एक तो खास तौर पे एमपी में, जहां पर ग्राउंड पे जो है पंजीकरण की और हर चीज की सुविधा सरकार ने बहुत अच्छी प्रोवाइड करी हुई थी। तो जो रीच था, आउटरीच टू फार्मर, वो मच बेटर था इन एमपी, जो ट्रेडिशनली पंजाब और हरियाणा में ही रहता है। तो जो है किसान ज्यादा दूर तो जाएगा नहीं अपना गेहूं देने। तो इस साल जो है एमपी ने काफी अच्छा बंदोबस्त कर रखा था ग्राउंड लेवल पे। उनकी रजिस्ट्रेशन स्कीम वगैरह, जो पेमेंट का जो है काफी अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा था। दूसरा, एमपी में बोनस था इस साल, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों ने प्रेफर किया सरकार को देने का। और तीसरी बात यह है कि एमपी में खास तौर पे एक पर्टिकुलर वैरायटी है जिसे मालवराज कहते हैं, उसकी ईल्ड बहुत ज्यादा है, मच बेटर देन ट्रेडिशनल व्हीट है। तो वो जो है ज्यादा उगाता है किसान, और वो उस व्हीट को आटा चक्की और फ्लोर मिल्स प्रिफर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें ईल्ड अच्छी होती है। तो इसलिए जो है वो सारी गेहूं भी एमपी में सरकार को चली गई है, जिसका नॉर्मली जो है मार्केट में डिस्काउंट चलता है, क्योंकि हालांकि उसकी ईल्ड अच्छी होती है, फार्मर को उसमें जो है प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन मिलर उसे प्रेफर नहीं करता है। तो क्यों ये नहीं 3 करते हैं कारणों प्रेफर? से क्योंकि वो बेसिकली एक ड्यूरम वैरायटी है, जो पास्ता और इन सब चीजों के लिए ओरिजिनली कंसीव की गई थी। और उसमें जो है जो बेकिंग प्रॉपर्टीज है उस व्हीट की, वो बहुत पुअर होती हैं, बट इज आइडियल फॉर पास्ता मेकिंग, और उसकी ईल्ड हाई रहती है फार्म लेवल पे। तो उधर शिफ्ट काफी हो गया एमपी में। पिछले 2-3-4 सालों में मालवराज का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है, जिसका जो है ओपन मार्केट में डिस्काउंट रहता है और सरकार उस गेहूं को ले लेती है। तो ये भी एक कारण रहा है, हालांकि मेजर फैक्टर नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक फैक्टर प्ले करता है। अजय जी, और एज ऑफ नाउ अगर ओके अजय जी, एज ऑफ नाउ सरकारी प्रोक्योरमेंट क्या है, और एक वाइल्ड गेस्टिमेट कर सकते हैं कि प्राइवेट के पास कितनी गेहूं होगी? देखिए, वाइल्ड गैस अपने को करने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास परफेक्ट आंकड़ा है, अगर वो उसको रिलीज कर दे तो इधर ये गैस गेम की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो है रफली 8-10 मिलियन टन के आसपास जरूर जो है प्राइवेट, मतलब एक्चुअल यूजर, मिलर्स और इन सब का होल्डिंग जो है एटलीस्ट 10 मिलियन टन जो है प्राइवेट हैंड्स में है। एंड गवर्नमेंट का अब 30 हो चुका है आंकड़ा, 30? यस यस, ऑलमोस्ट देयर। ओके, आपने मुझे पहले भी ये कहा चीज़ कही है कि यूएमएसएस सरकार शायद इस बार यहाँ पर जल्दी कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास इतनी सारी गेहूं है, तो प्राइसेस फिर आप कहेंगे कि बहुत जल्दी में नहीं है कहीं जाने के? देखिए, एक जनरल डिसइंटरेस्ट सा हो गया है व्हीट ट्रेड में। जो मेजर पार्टिसिपेंट से ऑफ सीजन के वो रहते थे ट्रेडर्स, वो सब हताश होके बैठे हैं। और सरकार का जो माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है व्हीट को लेके, इसकी वजह से ट्रेड बहुत म्यूटेड है। एंड यूजर्स भी जो एकदम स्पॉट मार्केट में आ गए हैं, कोई लॉन्ग कवर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि जो है कुछ जो एक तरह की अनवाइंडिंग सी चल रही है ट्रेड में, जहां पर लोग जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस साल शायद ओएमएसएस के जल्दी आने की वजह से, जिसकी पूरी संभावना है, शायद व्हीट पे कैरी भी ना मिले स्टॉकिस्ट को या ट्रेडर को। तो ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा।
बल्कि इसमें जो है नुकसान के ज्यादा चांसेस हैं स्टॉकिंग में इस साल। ऐसे एक मनोवृत्ति बनी हुई है, इसलिए ट्रेड जो है बहुत ही म्यूटेड हो रहा है। अजय गोयल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी हमारे साथ वहाँ पर ऑफ कोर्स शेयर करने के लिए। मालव राज के ऊपर मैं आज बैठ के पढ़ने वाली हूँ और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी गेहूं की वैरायटीज़ हैं, उसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपने हमारे दर्शकों को आज अवगत भी कराया। बहुत शुक्रिया साथ बनने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि सोना इस साल का एक बेहतर परफॉर्मिंग एसेट क्लास है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और जी हां, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्सेस क्या हैं, पोर्टफोलियो में सोने का क्या हिस्सा होना चाहिए, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के क्या नियम हैं। तो सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वेबिनार में। देर ना करें, स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।